जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूथ साइंस बुक चैप्टर वाइज डिस्कशन में अपने एक नए चैप्टर फ्रिक्शन, एसएचएम और सर्कुलर मोशन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने यूथ साइंस बुक चैप्टर वाइज डिस्कशन में लॉज ऑफ मोशन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों अब बारी है फ्रिक्शन, एसएचएम और सर्कुलर मोशन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को करने की। और साथ ही मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित बोर्ड पीडीएफ और A4 साइज में पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं यानी कि इरेगुलरिटीज के परिणाम स्वरूप डैश होता है। ऑप्शन है आपका घर्षण, दूसरा है आपका आवेग, तीसरा है तनाव और चौथा है आपका बलाघूर्ण। क्या होगा इसका आंसर? सवाल करा जा रहा है कि सरफेस इरेगुलरिटीज बिटवीन टू सरफेस रिजल्ट इन डैश। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम किसकी चर्चा करेंगे, घर्षण बल की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? घर्षण बल की। तो आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा, आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि घर्षण बल को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और मेरे मित्र ये चीज मैंने आपको कई बार बताया है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, आप सभी ध्यान में रखेंगे। ये जो है ये आपका एक प्रकार का विरोध करने वाला बल है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? एक प्रकार का विरोध करने वाला बल है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर इट इज एन अपोजिटिंग फोर्स। क्या है सर? विरोध करने वाला बल है। तो सवाल ये है कि सर ये किसका विरोध करेगा? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिए कि ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है? तो सर ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को ये पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये इधर पुश करेगा तो आप क्या कहेंगे कि सर जो पुशिंग फोर्स होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, और साथ ही साथ ये मूव भी किधर करेगा? तो हम सबों को मालूम है कि बल एक सदिश राशि है। तो जाहिर सी बात है कि बल जिस किसी भी डायरेक्शन में लगेगा वस्तु की गति उसी डायरेक्शन में होगी। तो आप कहेंगे सर इसी डायरेक्शन में इसका मोशन भी होगा। लेकिन मेरे मित्र आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये लड़का जो इस बॉक्स को या इस सामान को खिसकाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इस पे जो बल लगा रहा है वो बॉक्स कहां पे रखा हुआ है? तो सर इस सतह पे रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? इस सतह पे रखा हुआ है। और मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि ये सतह क्या करेगी? इस बॉक्स के सतह पे एक बल लगाएगी। किस डायरेक्शन में? तो सर मोशन इस डायरेक्शन में है, फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इस सतह के द्वारा इस बक्से के सतह पे या फिर आप कह सकते हो इस ऑब्जेक्ट के सतह पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जो क्या करेगा? तो सर इसके गति का विरोध करेगा। क्या करेगा सर? गति का विरोध करेगा। और मेरे मित्र जो इस सरफेस के द्वारा बल लग रहा है, जो इसके गति का विरोध कर रहा है, वही क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। तो मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम घर्षण की बात करेंगे यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे, तो हम साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का विरोध करने वाला बल है। किसका? तो आप कहेंगे सर गति का। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी वस्तु के गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? आप कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सर हाउ द फ्रिक्शन आर प्रोड्यूस्ड। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर ये घर्षण उत्पन्न कैसे होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, फ्रिक्शन आर प्रोड्यूस ड्यू टू द इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस। यानी कि सतहों में जो अनियमितता होती है उसके वजह से क्या होता है सर? जो हमारा फ्रिक्शन है वो उत्पन्न होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी आपसे सवाल पूछा जाए, जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि घर्षण कैसे उत्पन्न होता है, जब भी आपसे यह सवाल करा जाए चला कि घर्षण कैसे उत्पन्न होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? सतह के अनियमितता के चलते, या आप कह सकते हो सर रफनेस के चलते। अनियमितता से ज्यादा बढ़िया क्या रहेगा सर? सतह के रफनेस। बोले तो सर इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? रुखरापन। क्या कहेंगे? रुखरापन। मेरे मित्र ध्यान दीजिए, घरों में आप मार्बल टाइल्स देखे होंगे, आप कहेंगे बिल्कुल देखे हैं। तो मेरे मित्र मार्बल और टाइल्स जो होता है वो बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, तो सर वहां पे आपका फ्रिक्शन क्या होगा? तो आप कहेंगे सर अगर हम बहुत ज्यादा स्मूथ वाले सतह पे बात करेंगे वहां पे फ्रिक्शन तो हमारा कम होगा। अब हम लोग क्या कहते हैं कि सर अगर किसी हम ऐसे सतह की बात करें जो पूरी तरह से क्या हो सर? खुरदरा हो यानी कि रफ हो, तो वहां पे फ्रिक्शन क्या होगा सर? ज्यादा होगा।
तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, चूंकि जो फ्रिक्शन है, ये जो घर्षण है, ये कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो सतह के रुखरापन के चलते। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि फ्रिक्शन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द इरेगुलरिटीज और अ रफनेस ऑफ द सरफेस, यानी कि घर्षण हमेशा किस पे निर्भर करेगा, सतह के रुखरापन पर निर्भर करेगा, ये कभी भी संपर्क सतह के क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करेगा। तो दो चीजें तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पहला घर्षण क्या है, तो सर ये गति का विरोध करने वाला बल है। अब ये कैसे उत्पन्न होगा, सतह के रफनेस की वजह से, यानी कि सतह के रुखरापन की वजह से। और मेरे मित्र घर्षण निर्भर भी किस पे करेगा, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, यहां पे मैं इसी चीज को पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि घर्षण निर्भर करेगा, आप सभी कहेंगे सतह के रुखरापन पे। क्या कहेंगे सर, सतह के रुखरापन पे। सतह हमारा बहुत ज्यादा रुखरा होगा, घर्षण हमारा बहुत होगा। सतह हमारा जितना स्मूथ होगा, फ्रिक्शन क्या होगा सर, उतना ही कम होगा। अब मेरे मित्र आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी जब हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो ये बता दो कि इसको हम लोग किस फोर्स के अकॉर्डिंग रखेंगे, किस फोर्स के कैटेगरी में रखेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर हम लोग बल को कैटेगराइज करते हैं तो क्या कहते हैं सर, ये दो प्रकार के होते हैं, एक संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। संपर्क बल में क्या होता है, तो सर जब कोई बल एक दूसरे के संपर्क में आने से या किसी वस्तु के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग संपर्क बल कहते हैं। और मेरे मित्र एग्जांपल के तौर पे हम लोग कहते हैं सर जो हमारा पेशीय बल है, यानी कि जो हम लोग अपने मसल से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बल लगाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग दूसरे बल की प्रकार की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं सर फ्रिक्शनल फोर्स। याद रखिएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या होगा सर, हमेशा दो सतहों के बीच उत्पन्न होगा। यानी कि जब एक सतह के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, यानी कि एक सतह के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर गति कर रहा है तो जो हमारा सतह है वो क्या करेगा, तो सर उसके गति का विरोध करेगा और इसी को हम लोग घर्षण बल कहेंगे। तो मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि घर्षण बल क्या है, आप कहिएगा सर एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि एक प्रकार का संपर्क बल का उदाहरण है। कैसे उत्पन्न होता है, सतह के रुखरापन के चलते उत्पन्न होता है। किस पे निर्भर करेगा सर, रफनेस ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करेगा। ज्यादा रफनेस आप कहेंगे घर्षण ज्यादा होगा, ज्यादा आपका मतलब स्मूथ आप कहेंगे सर घर्षण कम होगा। तो जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश उत्पन्न होता है, अनियमितता को हम लोग इरेगुलरिटीज कहते हैं, तो आप सभी कहेंगे सर दो सतहों के बीच अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप जो है वो क्या उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो मेरे ख्याल से घर्षण क्या है ये चीजें आपका क्लियर हो चुका होगा। हमेशा ध्यान में रखना है, क्या इस चीज को भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं सर कि घर्षण जो है वो सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि ये किस पे निर्भर करेगा सर, सतह के रुखरापन यानी कि रफनेस पे डिपेंड करेगा। आप कहेंगे गुरुजी हमारे ऑप्शन में आवेग भी है। मेरे मित्र मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है आई इक्वल टू जे, सॉरी आई, आवेग को हम लोग आई या जे से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला एफ इंटू टी होता है। सर किसी भी ऑब्जेक्ट पे थोड़े समय के लिए जो बल लगता है तो हम लोग क्या कहते हैं, जो बल का परिमाण है और जितने समय के लिए लग रहा है उसका गुणनफल आप कहेंगे आवेग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम तनाव की बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, टेंशन कहते हैं। और मेरे मित्र जब हम लोग किसी रस्सी को पकड़ करके दोनों तरफ से खींच रहे होते हैं, जब हम किसी रस्सी को पकड़ के दोनों तरफ से खींच रहे होते हैं या किसी स्ट्रिंग को पकड़ के दोनों तरफ से खींच रहे होते हैं, तो मेरे मित्र वहां पे जो बल उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तनाव बल कहते हैं। तो हम लोग इसको एक तरह से कह सकते हैं कि सर ये स्ट्रेस्ड फोर्स है जो हमेशा हमको किस में देखने को मिलेगा, किसी स्ट्रिंग में देखने को मिलेगा। जब उस स्ट्रिंग को या रस्सी या डोरी को सर कोई दो व्यक्ति क्या करेगा सर, चारों तरफ से कह रहे हैं, दोनों तरफ से क्या करेगा सर, उसको खींच रहा होगा, तो उसके वजह से उस रस्सी में तनाव उत्पन्न होगा और यही तनाव हमारा क्या होगा, आप कहेंगे टेंशन बल होगा। सवाल ये है कि गुरुजी ये बलाघूर्ण क्या है, तो ध्यान दीजिएगा इसी को हम लोग इंग्लिश में टॉर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, टॉर्क भी कहते हैं। और साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि बल आघूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखना, बल आघूर्ण को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। और चला जी इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, बल इंटू बल बाहु, यानी कि फोर्स इंटू
फोर्स आर्म, फोर्स इनटू फोर्स आर्म। मतलब क्या हुआ कि सर जब हम लोग बल किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे लगा रहे होते हैं जो अपने अक्ष पे घूमे, तो उस केस में जो हमारे द्वारा बल लगाने से मूवमेंट होती है वो बल आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क कहलाती है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, तो सर बल इनटू बल बाहु भुजा। बहुत सारे मित्रों को इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। मेरे मित्र ये चीज आप सभी यहाँ पे गौर फरमाना, आप सभी यहाँ पे गौर फरमाना, और आप अपने डेली लाइफ में कभी ना कभी इसका यूज करा भी होगा। रिंच जान रहे हैं सर, आप कहेंगे सर बिल्कुल जान रहे हैं। आप सभी देख रहे होंगे कि इसके द्वारा हम लोग किसी नट को खोलने का काम करते हैं। अच्छा कैसे करते हैं सर, ऐसे ऐसे हम क्या कर रहे हैं कि इस सिरा से अगर काम ले रहे हैं तो हम यहां पे बल लगा रहे हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखो कि अगर ये यहां पे हमारा कोई एक नट है, अगर ये यहां पे हमारा कोई एक नट है चिला, और इसको हम इस रिंच के सहारे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम बेसिकली यहां पे दबाएंगे। तो आप कहेंगे सर आप फोर्स यहीं पे लगाइएगा, फोर्स कहां पे लगाइएगा, यहां पे लगाइएगा, और काम हमारा यहां पे होगा। क्या होगा, तो सर ये घूमेगा, ऐसे इसको करेंगे तो ये क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी ये घूमेगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि आप जो बल लगा रहे हैं वो, और साथ ही साथ ये जो आपका जहां पे कार्य हो रहा है, जहां पे ऑब्जेक्ट घूम रहा है, वहां से लेकर के बल लगाने तक की जो दूरी है, इसको क्या कहा जा रहा है सर, डी कहा जा रहा है। ध्यान दीजिए, यहां से लेकर के ये जो आपका घूम रहा है, तो बल यहां पे लगा रहे हैं, लेकिन कार्य यहां पे हो रहा है। तो मेरे मित्र यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, डी, और यही क्या है, हमारा फोर्स आर्म है। क्या है, हमारा फोर्स आर्म है। और इसीलिए हम लोग बल आघूर्ण इक्वल टू क्या कहते हैं, बल इंटू बल बाहु भुजा। हम लोग जो दरवाजा खोलते हैं वहां पे भी क्या होता है सर, बल आघूर्ण का सिद्धांत कार्य करता है। मेरे मित्र आप सभी ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्या कि हम देख रहे हैं कि टॉर्क इक्वल टू होता है बल इंटू बल बाहु भुजा। बेसिकली ये बल बाहु या फोर्स आर्म क्या है, तो सर क्रिया क्षेत्र से जो आपका मतलब दूर पॉइंट है जहां पे आप बल लगा रहे हो उसकी दूरी है। क्रिया क्षेत्र तो यहां ना हुआ चिल्ला, क्रिया क्षेत्र यहां हुआ, कार्य बल लगाने से नॉट तो यहां खुलेगा, लेकिन बल आप यहां लगा रहे हो। तो क्रिया क्षेत्र से बल लगाने की बीच की जो दूरी है उसको हम लोग बल बाहु या फोर्स आर्म, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि हम चूंकि टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू फोर्स आर्म कह रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर टॉर्क जो है वो बल के समानुपाती होगी। जितना ज्यादा बल लगाएंगे घूर्णन उतना ज्यादा होगा। और साथ ही बल बाहु यानी कि जो हमारा फोर्स आर्म है, यानी कि क्रिया क्षेत्र से जो बल लगाने तक की दूरी है, उसके भी क्या होगी सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और मेरे मित्र अगर हम फोर्स को कांस्टेंट रखें, यानी कि लगाए हुए बल के मान को नियत रखें, और जो हमारा मतलब बल बाहु है यानी कि फोर्स आर्म है उसको बढ़ा दें, तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा, आप कहेंगे सर बढ़ जाएगा। चूंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सर अगर दोनों के मान में हम परिवर्तन करेंगे तो सर बल आघूर्ण के मान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो मेरे मित्र जो दरवाजा में आपका हिंज लगा हुआ रहता है वो यहां पे, और दरवाजा की अगर हम लोग बात करें तो ये सर कुछ इस तरीके का होता है। अब यहां पे कुंडली लगा हुआ है, तो मेरे मित्र चूंकि आप यहां बल लगाओगे तो मूवमेंट यहां पे होगा, घूर्णन यहां पे होगा, तो यहां से यहां तक की दूरी आप कहेंगे सर डी हो जाएगी। और जो हम फोर्स लगाएंगे एफ, तो एफ इंटू डी हमारा क्या होगा, आप कहेंगे बल आघूर्ण हो जाएगा। तो दरवाजे के सेंस में भी आप ऐसे याद रखिएगा। ऐसे मेरे मित्र अगर हम इसके यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, बल के लिए यूनिट न्यूटन लिखेंगे, और फोर्स आर्म एक्चुअली में ये डिस्टेंस है, तो हम क्या कहेंगे गुरुजी न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। बहरहाल आपका अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि घर्षण बल डैश कार्य करता है। मेरे मित्र ऑप्शन है बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा के किसी कोण पर, बल की दिशा में, बल की दिशा के विपरीत। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि घर्षण किसी भी वस्तु के गति का विरोध करता है। मान लेते हैं कि ये लड़का क्या कर रहा है सर, इसको पुश कर रहा है, यानी कि इस पे फोर्स लगा रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि मोशन इसका क्या होगा सर, इस डायरेक्शन में होगा। मेरे मित्र आप कहेंगे कि गुरुजी इसके सतह पे एक कोई बल भी लग रहा होगा जो इसके पीछे की ओर धकेल रहा होगा, और यही हमारा क्या है, घर्षण बल। तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा कि सर घर्षण बल जो है वो बल के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल क्या होता है, बल के विपरीत दिशा में लगता है, इसीलिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल देख लीजिएगा मेरे मित्र, आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है। एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कैरम खेलना, एक गिलास को पकड़ना, दरवाजे की गति, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र सबसे पहला सवाल यहाँ पे यही है कि सर यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है। तो क्या घर्षण जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ में हमको मदद करती है? बिल्कुल मेरे मित्र, जब आप घर्षण के बारे में बेसिक चीजें पढ़ते हैं तो सिंपली एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज द फ्रिक्शन आर नेसेसरी एविल, मतलब फ्रिक्शन को जो है वो इतना महत्वपूर्ण एविल क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि फ्रिक्शन से हमें लाभ भी है और फ्रिक्शन से हमें हानि भी है। मेरे मित्र याद रखिएगा, हमारे डे टू डे लाइफ में या हम सिंपली आपके स्टडी वाले लाइफ की चर्चा करें तो आप कॉपी पे कलम से लिख पा रहे हैं, किसके वजह से? सर फ्रिक्शन के वजह से। हम इस बोर्ड पे किसी भी चीज को लिख पा रहे हैं, किसके वजह से? घर्षण के वजह से। हम किसी भी चीज को अपने हाथ में पकड़ पाते हैं, किसके वजह से? घर्षण के वजह से। हम रोड पे चल पाते हैं, किसके वजह से? घर्षण के वजह से। तो मेरे मित्र चूंकि घर्षण जो है वो किसी भी वस्तु को पकड़ने, चलने और साथ ही साथ कह सकते हो ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में उसमें हमें मदद करती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर फ्रिक्शन इज मोस्ट नेसेसरी एविल। बट इसके अदर साइड अगर हम लोग घर्षण की बात करते हैं तो इससे हमें हानि भी होता है। अगर हम लोग घर्षण हानि की बात करते हैं तो कहेंगे सर मशीनों में देखने को मिलती है कि मशीन का पार्ट पुर्जा हमारा क्या हो जाता है? चलते चलते घिसा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो मशीन का वैल्यू होगा वो क्या होगा? सर खत्म होता जाएगा या कम होता जाएगा। मशीन के मूल्यों में क्या होगी? सर डिप्रेसिएशन होगी, यानी कि अवमूल्यन होगा उसका। मेरे मित्रों बहुत जगह पे घर्षण से हमें हानि ये भी देखने को मिलती है कि कोई सामान हमने खरीद के लाया और वो खराब हो गया। अब जिससे कि इसका एक सिंपल एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे, जूता मार्केट से हम लोग नया वाला खरीद के लाते हैं सर 2000 2200 2500 तक में आपका पहनने लायक जूता हो जाता है। अब अगर उस जूता को 7 से 8 महीना सर रेगुलर आप पहनो, मतलब रेगुलर पहन करके चलो, तो आप क्या देखोगे? सर जूते का जो सोल है वो क्या हो जाएगा? सर घिस जाता है। तो मेरे मित्र अगर घर्षण नहीं होता तो जूता का सोल खराब नहीं होता और हमारा 7-8 महीना के बाद 2000-2500 रुपया बच जाता। लेकिन यहाँ पे घर्षण से हानि हो रही है। मशीनों के भी पार्ट पुर्जा घिसने से क्या होती है? सर घर्षण की हानि होती है। क्योंकि घर्षण से हमें लाभ भी है और घर्षण से हमें हानि भी है, इसीलिए हम लोग घर्षण को क्या कहते हैं? सर ये मोस्ट नेसेसरी इविल माना जाता है। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है। तो आपने अभी जस्ट देखा कि सर हम चल पाते हैं घर्षण के वजह से, कॉपी पे लिख पाते हैं घर्षण के वजह से, किसी चीज को पकड़ पाते हैं घर्षण के वजह से। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो आप कहेंगे सर ले जाने में तो घर्षण का सर कोई यूज ही नहीं होगा। हाँ हम ये कहेंगे कि सर भारी बक्सा को एक जगह से दूसरी जगह खिसका के ले जा रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि भारी है तो सर वहां पे कहीं ना कहीं क्या करना होगा? सर जो घर्षण बल होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सर उसको फोर्स लगा करके खिसकाना होगा। यहाँ पे ले जाने में घर्षण बल की कोई उपयोगिता नहीं देखने को मिल रही है। अच्छा कैरम खेलना, तो मेरे मित्र कैरम खेलने की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बात बिल्कुल ही सत्य है कि जब कैरम के बोर्ड पे रफनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, स्ट्राइकर आगे नहीं बढ़ रहा होता है, तो हम लोग वहां पे पाउडर डाल करके उसको क्या करते हैं? स्मूथ करते हैं। तो सर कैरम बोर्ड के फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बगैर घर्षण के वहां पे वो चीज संभव, मतलब बगैर घर्षण के ऐसा हो सकता है कि हम कैरम बोर्ड नहीं खेल सकते? आप कहेंगे सर बिल्कुल खेल सकते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि घर्षण के बिना होना मुश्किल है। तो आप कहेंगे सर अगर हम किसी ग्लास को पकड़ना चाहें और वहां पे फ्रिक्शन ना हो तो ग्लास पकड़ाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दरवाजे की गति, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी यहाँ पे तो टॉर्क लगेगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? मेरे मित्र आप सभी ने पीछे लॉज ऑफ मोशन की चर्चा करा, जिसमें क्या कहा गया था? सर गैलीलियो साहब ने यह बताया था कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, जैसे कि मान लो चला कि ये आपका कोई एक टेबल है, ये आपका कोई एक क्या है सर? टेबल है। तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो साहब हम ये कह सकते हैं कि गैलीलियो के अकॉर्डिंग अगर कोई वस्तु यहां पे स्थिर अवस्था में है तो वो क्या होगी? स्थिर अवस्था में ही रहेगी। और साथ ही अगर कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर मान लीजिए कि वो u एक समान वेग से चल रही है तो वो एक समान वेग से ही चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि सर इस पे कोई बाह्य बल कार्य न करे। मेरे मित्र आप सभी ने यह भी देखा था कि गैलीलियो साहब इस एक्सपेरिमेंट को तो प्रूफ कर पा रहे थे,
लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई सरफेस तैयार करना जो पूरी तरह से क्या हो, फ्रिक्शन लेस हो, संभव नहीं है। और यही कारण है कि गैलीलियो साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि कोई वस्तु अगर एक समान वेग से चल रही है तो यह बात पूरी तरह से सत्य है कि इसके एक समान वेग को बनाए रखने के लिए दे हैव नॉट नीड एनी टाइप ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, इसको किसी भी तरह के असंतुलित बल की जरूरत नहीं है। बट इसकी वेग धीरे धीरे कम हो जाती है, किसके वजह से? तो सर जो सतह का घर्षण बल होता है वो उसके वेग के विपरीत दिशा में लग रहा होता है, जो क्या करता है सर, इसके गति को रोक देता है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो ये किसके कारण रुक जाएगी? आप कहेंगे सर घर्षण के कारण, यानी कि फ्रिक्शन के चलते रुक जाएगी। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, चूंकि घर्षण किसी वस्तु की गति का विरोध करता है तो जाहिर सी बात है कि विरोध करने का मतलब उसको रोकना हुआ, तो घर्षण के वजह से कोई गतिशील ऑब्जेक्ट क्या होगी, बिना किसी बल के भी रुक जाएगी। ऑप्शन में आवेग है, तनाव है, गति है, आप सभी समझ रहे होंगे। आवेग सर Ft, तनाव की बात करेंगे तो एक खिंचा हुआ बल है, स्ट्रेच फोर्स है, और मोशन तो आप कहेंगे सर अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ अन्य वस्तुओं के सापेक्ष बदल रहा है तो हम कहेंगे बॉडी हमारा मोशन में है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे की पहिया पर घर्षण बल होगा। मेरे मित्र क्या कहिएगा कि सर अगर हम किसी साइकिल की बात करेंगे, मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक साइकिल है, ये हमारा एक कोई साइकिल है, ठीक है, ये हमारा कोई एक साइकिल है मेरे मित्र, ठीक है, और यहां पे इस तरीके से अगर हम बात करें इसके सर मूवमेंट की तो आप कहेंगे सर एक पिछला चक्का ये और इसका अगला चक्का ये होगा। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे ये चक्का आगे की ओर मूव करना चाहेगा तो आप क्या कहेंगे कि सर ये चक्का भले ही आगे की ओर मूव करना चाहे लेकिन सतह का घर्षण इसको पीछे की ओर धकेलेगा। अब अगर ये चक्का भी आगे की ओर मूव करना चाहता है तो ये सतह भी इसको क्या करेगा सर, पीछे की ओर धकेलेगा। तो आप क्या कहेंगे कि जो कहा जा रहा है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है और पीछे के पहिया पर घर्षण बल होगा, आप कहेंगे सर पश्चिम दिशा में होगा, यानी कि पीछे की ओर लगेगा, यानी कि पश्चिम दिशा में। आगे की दिशा में क्या होगा तो आप कहेंगे सर जो हम पैडल लगाएंगे उसके वजह से मोशन लगेगा, यानी कि उसके वजह से फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। घर्षण का शून्य प्रभाव, वजन, आवेग, बल, तनाव की क्रिया, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। मेरे मित्र याद रखिएगा अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि घर्षण से हमें लाभ भी है और हानि भी है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, अगर घर्षण से कहीं पे हमें लाभ हो रहा है, घर्षण से हमें कहीं पे लाभ हो रहा है तो वो क्या होगा, आप ध्यान में रखिएगा, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होगा, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होगा, ठीक है। और मेरे मित्र अगर आपको कहीं पे घर्षण से हानि हो रही है, अगर आपको घर्षण से कहीं पे हानि हो रही है तो क्या होगा, आप ध्यान में रखिएगा, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव होगा, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट होगा। ध्यान दीजिए पहले ऑप्शन में है कि घर्षण का शून्य प्रभाव, आप कहेंगे इसका कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा है वजन, आवेग, बल, तनाव की क्रिया, आप कहेंगे सर इसका भी मतलब कुछ नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि पूछा जा रहा है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश का गुण उपयोग किया जाता है। मेरे मित्र कारों का जो ब्रेकिंग पैड है या फिर आप जो मोटरसाइकिल में ब्रेक लगाते हैं उसके लिए भी ब्रेकिंग पैड होता है, ब्रेक शू जिसको हम लोग बोलते हैं, या इवन साइकिल में भी ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक शू होता है। तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है सर, जो हमारा गति करता हुआ पहिया होता है उसके बीच में सर एक कोई रबर की इस तरह की शू होती है या ब्रेकिंग पैड होती है जो चिपकती है। और मेरे मित्र ये जब चिपकेगी तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा, अगर ये पहिया आगे की ओर मूव कर रहा है तो ये जो ब्रेकिंग पैड है वो उसको पीछे की ओर धकेलेगा और इस स्थिति में क्या होगा सर, गाड़ी रुक जाएगी। और अगर हम गाड़ी में ब्रेक का इस्तेमाल करते भी हैं तो किसके लिए करते हैं सर, किसी दुर्घटना से बचने हेतु, गाड़ी को आसानी से रोकने के लिए करते हैं। तो जब हम ब्रेकिंग का इस्तेमाल किसी दुर्घटना से बचने हेतु करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गाड़ी के घर्षण में जो ब्रेकिंग सिस्टम, सॉरी कह रहे गाड़ी के घर्षण में, गाड़ी के ब्रेक में जो आपका ये फ्रिक्शनल फोर्स गाड़ी को सर रोक रहा है वो घर्षण से आपको लाभ दिख रहा है। तो आप कहेंगे सर जब लाभ होगा तो ये सकारात्मक प्रभाव होगा, बिल्कुल। तो सही आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर डी, जो आपका कहा जा रहा है कि घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, वो बिल्कुल ही सही है। मेरे मित्र अगर गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा, आप कहेंगे सर गाड़ी का अगर ब्रेक फेल हो जाएगा तो पता चला हिट एंड रन का मामला फिर से एक बार खुल चुका है।
तो हम क्या कहेंगे कि सर जहां पे भी घर्षण से लाभ सकारात्मक प्रभाव, जहां हानि नकारात्मक प्रभाव। अच्छा, जूता आपका घिस जाता है चलते चलते, ये क्या है? आप कहेंगे घर्षण का नकारात्मक प्रभाव है। मेरे मित्र, घर्षण के वजह से जो मशीनों के पार्ट पुर्जा होते हैं वो घिस जाते हैं, क्या कहेंगे? सर घर्षण का नकारात्मक प्रभाव है। अब मेरे मित्र ध्यान दीजिए, हम किसी कील को दीवार में ठोक पाते हैं, किसके वजह से? तो सर ये फ्रिक्शन के वजह से। तो आपको किसी कील को दीवार में ठोकना क्या होगा? आप कहेंगे सर घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होगा। हम गिलास को पकड़ पाते हैं, सर घर्षण का सकारात्मक प्रभाव है। तो जहां भी लाभ आप कहेंगे पॉजिटिव इफेक्ट, हानि आप कहेंगे नेगेटिव इफेक्ट। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। चूंकि मेरे मित्र घर्षण जो है वो क्या होता है? तो सर लगाए गए बल के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण लगाए गए बल के विपरीत दिशा में लगता है, तो जाहिर सी बात है कि घर्षण द्वारा कार्य हमेशा क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऋणात्मक होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। एक बार नहीं सर, प्रत्येक बार, जितने बार भी हम घर्षण द्वारा किए गए कार्य की बात करेंगे, आप सभी कहेंगे गुरुजी नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होगा। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है और आप लोगों ने कल के सेशन में पढ़ा भी कि जब हम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की बात कहते हैं तो क्या कहते हैं? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट, इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। सिंपली एक एग्जांपल लो, आप अपने दोनों हाथ को इस तरह से रगड़ो, तो क्या यहाँ पे घर्षण उत्पन्न नहीं होगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल घर्षण उत्पन्न होगी। जैसे ही हम इस दोनों हाथ को रगड़ेंगे तो जो हाथ की इरेगुलरिटीज है उसके वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा हमारा। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, कुछ देर हाथ रगड़ने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? सर हमारी हथेली गर्म हो गई। मतलब क्या? फ्रिक्शन जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है? आप कहेंगे सर हीट प्रोड्यूस करती है। मतलब ये हुआ कि घर्षण के दौरान जो हमारा ऊर्जा होता है वो किस में बदल जाता है? आप कहेंगे उसमें या तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। इसीलिए मेरे मित्र आप सभी देखे होंगे कि जब हम लोग बहुत ज्यादा देर तक क्या करते हैं सर, किसी व्हीकल्स को चला रहे होते हैं तो उसकी जो टायर होती है वो भी क्या हो जाती है? आप कहते हैं सर गर्म हो जाती है। तो मेरे मित्र जो सवाल करा जा रहा है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा के डैश रूप में परिवर्तित हो जाता है, आप कहेंगे सर ऊर्जा के तापीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? सर नाभिक के विखंडन और संयोजन होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी नाभिकीय ऊर्जा होगा। किसी रसायन से ऊर्जा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा, और घर्षण तो आप सभी समझ रहे हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, बिल्कुल सही है। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने का कार्य करता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है, बिल्कुल सही है। वह मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है, यह भी सही है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। तो मेरे मित्र ये रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, यह बात गलत है। जबकि मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण बल कम होता है। तो बॉल बेयरिंग बेसिकली हम लोग कहां पे लगाते हैं? तो सर बॉल बेयरिंग हम लोग जो व्हील घूम रहा होता है उसमें लगाते हैं। बेसिकली मशीनों में जो हम लोग घर्षण को कम करने के लिए उपयोग करते हैं वो स्नेहक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अलग टाइप के आपका तेल या ग्रीस होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? लुब्रिकेंट कहते हैं। तो क्या कहेंगे कि सर ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? घर्षण के बारे में गलत है, इसीलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी घर्षण के प्रकार भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग घर्षण के प्रकार की बात करेंगे तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि इसको हम लोग मुख्य रूप से तीन भाग में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा क्या होता है? पहला होता है हमारा एस्थेटिक फ्रिक्शन। पहला क्या होता है? एस्थेटिक फ्रिक्शन। दूसरा हमारा क्या होता है सर? दूसरा होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दूसरा क्या होता है हमारा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और तीसरा क्या होता है मेरा? तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। याद रखिएगा मेरे मित्र, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थैतिक घर्षण। क्या कहते हैं सर? अस्थैतिक घर्षण। और साथ ही जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग सर्पी घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण। और जो रोलिंग फ्रिक्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसको हम लोग लोटनिक घर्षण कहते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये किस प्रकार का घर्षण होता है? ये तीनों स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना, अगर हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को आप स्थिर स्थिति में रखे हुए हैं, ये आपका यहाँ पे एक स्थिर स्थिति में है और आप इस पे बल लगा रहे हो और ये खिसक नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर
वैसा घर्षण बल जो किसी वस्तु के स्थिर स्थिति में रखे रहने से उत्पन्न हो, क्या कहलाएगा? स्थैतिक घर्षण बल कहलाएगा। और याद रखिएगा कि स्थैतिक घर्षण बल का मान क्या होता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, सबसे ज्यादा होता है। स्थैतिक घर्षण बल का मान क्या होता है सर? सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए क्योंकि सर अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है और उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, वो खिसक नहीं रहा है, तो क्या कहेंगे कि सर उसका जो सरफेस है वो नीचे की ओर मतलब ज्यादा बल लगा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो अनफ्रिक्शन से क्या होगा? ज्यादा होगा। आप कहेंगे अनफ्रिक्शन में क्या होता है? मेरे मित्र, ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, तो आप लोगों ने पहले वो खिसकाने वाला मोबाइल देखा होगा। ये मेरे मित्र, ये मेरी हाथ की हथेली है और इस पे हम इस पेन को ऐसे खिसका रहे हैं। तो किसी वस्तु को किसी एक सतह के ऊपर खिसकाने से जो आपका घर्षण उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मान स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है सर? कम होता है। और मेरे मित्र, रोलिंग फ्रिक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके डे टू डे लाइफ में भी इस तरह की घटना देखने को मिलती होगी। जैसे कि मान लो कि ये आपका कोई इंक्लाइंड प्लेन है और इस पे कोई सिलेंड्रिकल चीज है, उसको आप रोल करके नीचे ला रहे हो, तो आप क्या कहेंगे कि सर जब किसी सतह पर कोई वस्तु लुढ़क रही होती है या किसी वस्तु की गति लुढ़कती हुई गति के रूप में होती है, तो उसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और मेरे मित्र, रोलिंग फ्रिक्शन का बेहतर एग्जांपल, जब आपके घर में गैस सिलेंडर वाला गैस देने के लिए आता है, तो वो गैस को उठा करके नहीं लाता है, आप देखे होंगे वो घरका करके लाता है, यानी कि रोल करके लाता है। क्यों? क्योंकि सर रोलिंग के दौरान क्या होता है, सतहों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो क्या होता है सर? बिल्कुल ही कम होता है। और आपको ध्यान में रखना होगा कि रोलिंग फ्रिक्शन का मान क्या होता है सर? रोलिंग फ्रिक्शन का मान सबसे कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन का मान सबसे क्या होता है? आप कहेंगे कम, जबकि सबसे ज्यादा किसका होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है। तो भाई मेरे यहां पे कहा जा रहा था कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। क्या कहिएगा कि सर रोलिंग घर्षण जो है वो स्टैटिक और स्लाइडिंग की तुलना में क्या होगा? सबसे कम होगा। और सबसे ज्यादा किसका होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन का होगा। मेरे मित्र, याद रखिएगा यहां पे कि जब हम लोग यहां पे घर्षण के वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो घर्षण का वैल्यू जो है वो सतह के दृढ़ता पे भी डिपेंड करेगा और कहीं ना कहीं इस बात पे भी निर्भर करता है कि हमारा सतह कैसा है। आपको ये चीजें ध्यान में रख लेनी चाहिए। क्या कि ठोस सतह के बीच घर्षण, ठोस सतह के बीच घर्षण क्या होगा सर? सबसे ज्यादा होता है। ठोस सतह के बीच घर्षण सबसे ज्यादा होता है। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना दूसरे पॉइंट में कि द्रव सतह के बीच जो घर्षण होगा, द्रव सतह के बीच जो घर्षण होगा वो क्या होगा? आप ध्यान में रखिएगा सर, कम होगा। किससे? तो ठोस सतह से। और साथ ही मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ठोस और वायु यानी कि ठोस और वायु सतह के बीच जो आपका घर्षण होगा, वो क्या होगा सर? सबसे कम होगा। क्या होगा सर? सबसे कम होगा। तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखिएगा कि ठोस सतह के बीच में घर्षण सबसे ज्यादा, सर द्रव सतह के बीच में सर कम होगा, और ठोस और वायु जो आपका सतह होगा उसके बीच में जो आपका घर्षण होगा वो क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर सबसे कम होगा। अगला सवाल देख लेते हैं मेरे मित्र। अगला है आपका कि क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि डैश द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भू-स्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। द्रव स्थैतिक बल, भू-स्थैतिक बल, कॉरियोलिस बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कॉरियोलिस बल द्वारा क्या होता है? दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भू-स्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर ये कॉरियोलिस बल क्या है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे कॉरियोलिस बल की, किसकी बात करेंगे? कॉरियोलिस बल की, तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि यह आपका एक प्रकार का आभासी बल है। ये क्या है? आपका एक प्रकार का आभासी बल है। अच्छा, ये कैसे उत्पन्न होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी के घूर्णन गति के चलते, पृथ्वी के घूर्णन गति के चलते उत्पन्न बल क्या कहलाता है? आप सभी ध्यान में रखना, पृथ्वी के घूर्णन गति के चलते उत्पन्न बल जो है वो कॉरियोलिस बल कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉरियोलिस बल कहलाता है।
मेरे मित्र इसी कॉरियोलिस बल के चलते, इसी कॉरियोलिस बल के चलते क्या होता है, तो सर उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो हैं वो किस ओर मुड़ रही होती है, तो सर बाएं ओर, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर मुड़ती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं क्या होती है सर, बाईं ओर मुड़ती है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो आपका हवा बाईं और दाईं ओर मुड़ रहा होता है मेरे मित्र, ये जो है वो किसके चलते होता है, तो सर इसी कॉरियोलिस बल के चलते। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो सर फेरेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि सर उत्तरी गोलार्ध में हवा के वेग का, उत्तरी गोलार्ध में हवा के वेग का दाईं ओर मुड़ना और दक्षिणी गोलार्ध में हवा के वेग का बाईं ओर मुड़ना क्या कहलाता है, फेरेल का नियम भी कहलाता है। और मेरे मित्र सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि दाब प्रवणता अगर अधिक होगी, दाब प्रवणता अगर अधिक होगी तो हवा का वेग और विक्षेपण भी क्या होगा, आप कहेंगे अधिक होगी। तो जो सवाल करा जा रहा है कि डैश द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है, आप कहेंगे कॉरियोलिस बल द्वारा जो हमारा दाब प्रवणता संतुलित होता है उस स्थिति में भूस्थैतिक प्रवाह की क्या होती है सर, स्थिति बनती है। और न हो तो इसको आप लिख लेंगे, इसको आप लिख लेंगे कि दाब प्रवणता अधिक, दाब प्रवणता अधिक होने पर, दाब प्रवणता अधिक होने पर, दाब प्रवणता अधिक होने पर हवा का वेग एवं विक्षेपण, हवा का वेग एवं विक्षेपण, विक्षेपण का मतलब क्या हुआ सर, डेविएशन। तो दाब प्रवणता अधिक होने पर हवा का वेग एवं विक्षेपण क्या होगा, आप सभी ध्यान में रखना, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। ये चीज भी आप अपने माइंड में रखेंगे। अच्छा, द्रव स्थैतिक बल, इसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर किसी कंटेनर में कोई द्रव रखा हुआ है, अगर किसी कंटेनर में कोई द्रव स्थिर अवस्था में रखा हुआ है या इसमें कोई वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए कि कोई द्रव है इसमें रखा हुआ और इस द्रव के अंदर कोई वस्तु रखी हुई है, तो मेरे मित्र इस द्रव के द्वारा, मान लीजिए कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट आपका ये इस तरीके का है, इस द्रव के द्वारा इस कंटेनर के दीवार पे और साथ ही साथ इस वस्तु पे जो बल लग रहा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्रव स्थैतिक बल। सिंपली किसी भी द्रव के स्थिर होने के वजह से जिस कंटेनर में द्रव है उसके दीवारों पर और अगर उस द्रव के अंदर कोई वस्तु है उस पे जो बल अनुभव किया जाता है वही क्या कहलाता है, द्रव स्थैतिक बल। यानी कि द्रव के स्थिर होने से जो बल आपका उत्पन्न होता है सर किस पे, तो सर द्रव जिस बर्तन में रखा हुआ उसके दीवार पर या फिर उसके अंदर जो वस्तु रखी हुई है उस पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। भूस्थैतिक बल, इसको हम लोग जियोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जो बेसिकली क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानों या आप कह सकते हो रॉक के वजह से उत्पन्न होती है। और गुरुत्वाकर्षण बल, मेरे मित्र आप सभी समझ रहे होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और G इक्वल टू क्या होता है, m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि पेंडुलम लयबद्ध लोलक यानी कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः डैश में इसका प्रयोग किया जाता है। दादाजी की घड़ी, कलाई में पहनने वाली घड़ी, धूप घड़ी, रेत की घड़ी। तो आप कहेंगे सर जो धूप घड़ी होगी वो तो सन से चलेगा, यानी कि सनडायल उसको बोलेंगे। रेत घड़ी जो है वो सर सेंड से चलेगा। कलाई में पहनने वाली घड़ी तो सर इसके तो बहुत प्रकार होते हैं। यहाँ पे जो दादाजी की घड़ी है एक्चुअली में इसको साइंस में पेंडुलम से रिप्लेट किया जाता है और सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि जब हम लोग किसी लोलक की बात करते हैं, जब हम लोग किसी लोलक की बात करते हैं तो मेरे मित्र ये अगर हमारा कोई पेंडुलम है, ये अगर हमारा कोई पेंडुलम है तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब ये इस स्थिति में है तो ये मीन पोजीशन में होगी। अब जैसे ही ये मूव करेगा तो इधर भी ये क्या करेगा सर, अपने महत्तम डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा और फिर उधर से इधर आएगा तो क्या होगा, आप कहेंगे सर अपने महत्तम डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा। तो मेरे मित्र आप सभी ये चीज याद रखेंगे कि अगर हम लोग पेंडुलम की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि पेंडुलम के केस में जो लोलक होता है वो क्या होता है, तो सर मतलब अपने मीन पोजीशन से महत्तम ऊंचाई तक जाता है और मेरे मित्र फिर महत्तम ऊंचाई से अपने मीन पोजीशन होते हुए आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेंडुलम के पोजीशन में जो मीन पोजीशन से इसका महत्तम ऊंचाई होगा वो क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर आयाम कहलाएगा। और साथ ही मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि ये समय के एक निश्चित अंतराल में अपने गति को क्या करेगा सर, आप कहेंगे सर इस बिंदु के आगे पीछे दोहराते रहेगा। तो
जो पुरानी घड़ी थी, यानी कि जो आप कह सकते हो पेंडुलम वाली घड़ी थी, उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, दादाजी की घड़ी। और जो सवाल करा जा रहा है कि पेंडुलम लयबद्ध दोलक यानी कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः डैश में इसका प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे दादाजी की घड़ी में प्रयोग किया जाता है। जबकि ये जो सन डायल है ये सूर्य से चलती है, और रेत की घड़ी आप कहेंगे सर इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, सेंड वॉच कहते हैं। और मेरे मित्र बॉर्डर फिल्म का एक गाना था जिसमें सुनील शेट्टी का शादी होता है और वो फिर उधर से बुलावा आ जाता है और वो जो घड़ी को सीधा कर रहा होता है वो आपका क्या होता है सर, सेंड वॉच था। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। बाद बाकी अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। जब कार मोड़ लेगी और हमें बाहर की ओर धक्का देगा तो वो क्या होगा सर, आप सभी याद रखना, अपकेंद्रीय बल होगा। अब मेरे मित्र दो बल होते हैं सर्कुलर मोशन की, जब भी हम लोग बात करेंगे याद रखिएगा, अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सिंपली कहते हैं कि गुरुजी अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होता है, मान लीजिए कि हम ही यहां पे मूव कर रहे हैं चिला, तो आप क्या कहोगे कि जब आप मूव करेंगे तो यहां पे आपके द्वारा इस केंद्र की तरफ एक बल लगेगा और यह बल क्या कहलाएगा, आप सभी ध्यान में रखेंगे, वृत्ताकार मार्ग में वृत्त के केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और चला जी आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि अब इस केंद्र से बाहर जो बल लगेगा वो क्या होगा, आप ध्यान में रखिएगा, अपकेंद्रीय बल होगा। क्या होगा, अपकेंद्रीय बल होगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी वृत्ताकार गति को बनाए रखने के लिए यह अभिकेंद्रीय बल बहुत ही आवश्यक है, बगैर अभिकेंद्रीय बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है। तो मेरे मित्र आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। तो केंद्र से वृत्ताकार मोड़ पे अगर मोड़ लेगा कार, अगर यहां से चल रहा है तो सर ये ऐसे, तो केंद्र के बाहर लगेगा, इसको हम कहेंगे अपकेंद्रीय बल। तो सही आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। लेकिन सवाल ये पूछ देगा कि अपकेंद्रीय बल का परिमाण कितना होता है, तब आप क्या कहेंगे। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अभिकेंद्रीय बल का जो परिमाण है वो हम F इक्वल टू mv²/r लिखते हैं। तो मेरे मित्र ये जो अपकेंद्रीय बल है ये तो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत लग रहा है, तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, -mv²/r। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला F इक्वल टू mv²/r और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए फॉर्मूला -mv²/r हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपकेंद्रीय बल जो है वो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र से बाहर की ओर लगेगा। और साथ ही मेरे मित्र किसी भी वस्तु के वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए यह अभिकेंद्रीय बल बहुत ही आवश्यक है, बगैर अभिकेंद्रीय बल के कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं कर सकती है। अगला सवाल देख लीजिए मेरे मित्र। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया आप कहेंगे सर अपकेंद्रीकरण कहलाती है। और यहां पे कौन सा सिद्धांत लगता है, आप कहेंगे सर यहां पे जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन का सिद्धांत लगता है। कौन सा सिद्धांत लगता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का सिद्धांत लगता है। और कई बार ये सवाल आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाद बाकी डिसेंटेशन की बात करें, आंशिक आसवन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सब के सब क्या है, मिश्रणों को अलग करने की एक प्रक्रिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। चलिए जी बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अगर हम बात करें कि ये हमारा कोई वृत्ताकार मार्ग है और इस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, मान लो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इस पे ये मूव कर रही है, तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी अगर इस वृत्ताकार मार्ग की हम लोग इस लाइन की बात करेंगे तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। चला अब अगर ये मूव करेगी तो जैसे ही ये इस पॉइंट से यहां पे आएगी इसका दिशा बदल जाएगा, ये यहां जाएगी तो इसका दिशा क्या होगा, बदल जाएगा, यहां जाएगी तो इसका दिशा बदल जाएगा, यहां आएगी तो दिशा बदल जाएगा, यहां आएगी तो दिशा बदल जाएगा। हम आपको ये कह रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स है यहां पे, ये पार्टिकल्स जो है वो एक 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। किस वेग से चल रही है, तो 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चल रही होती है तब हम लोग उसके गति को क्या कहते हैं सर, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल्स इस वृत्ताकार मार्ग पर क्या कर रही है, इस 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर ये हमारा एक समान वृत्तीय गति हो गया। क्या हो गया चिला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, एक समान वृत्तीय गति हो गया।
अब मेरे मित्र आपको यह ध्यान में रखना होगा कि एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण, एक समान वृत्तीय गति जो है वो किसका उदाहरण है? त्वरित गति का उदाहरण है। स्टार मार्क देकर के एक लिखिए चिल्ला क्या कि एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, यहां पे ये दीर्घिकार होगा, चला इसको सुधार लेना, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण है, त्वरित गति का उदाहरण है। अब चला आप सभी यहां पे ध्यान में रखो, हमने क्यों बोला कि एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण है। आप कहेंगे सर जब ये एक समान चाल से चल रहा है तो यहां पे त्वरित गति कहने का क्या मतलब हुआ? मेरे मित्र याद रखो यहां पे कि जब ये एक समान चाल से चल रहा है तो प्रत्येक बिंदु पर इसकी जो दिशा है वो क्या हो रही है? आप कहेंगे सर प्रत्येक बिंदु पर इसकी दिशा बदल जा रही है। मतलब अगर ये यहां आया तो इधर डायरेक्शन, इधर आया तो इधर डायरेक्शन, इधर आया तो इधर डायरेक्शन। अब चूंकि इसकी दिशा बदल जा रही है तो हम ये कहेंगे कि सर इसका वेग परिवर्तित होगा। वेग क्या होगा? चेंज होगा। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है, आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग वेग की बात करते हैं तो वेग हमारा क्या है? आप कहेंगे सर वेग हमारा एक सदिश राशि है। तो जाहिर सी बात है कि वेग में परिवर्तन दो स्थिति में संभव है, या तो हम दिशा में परिवर्तन कर दें या फिर क्या करें सर परिमाण में परिवर्तन कर दें। चूंकि एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की जो वेग की दिशा होती है वो प्रत्येक बिंदु पर बदल रही होती है, प्रत्येक बिंदु पर बदल रही होती है, इसीलिए हम कहेंगे कि सर जो ये वस्तु या व्यक्ति गति कर रहा है उसकी वेग भी बदल रही होगी, और अगर कहीं पे वेग परिवर्तित हो रही है तो हम कहेंगे सर वहां पे त्वरण उत्पन्न हो रहा है, और इसीलिए हमने क्या लिखा कि एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण है। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलेगी तो प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा बदलेगी, और अगर दिशा बदलेगी तो आप क्या कहिएगा सर उसका वेग भी बदलेगा। अब क्वेश्चन दोनों से पूछा जा सकता है और इस सेशन में मैंने शामिल करा है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? आप कहेंगे सर प्रत्येक बिंदु पर जो उसकी गति की दिशा होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मास आप सभी समझ रहे हैं कि सर किसी वस्तु के त्वरण का विरोध करने का जो गुण है वो मास कहलाता है। संवेग P इक्वल टू mv होता है। तो आइए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 15, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? केंद्राभिमुख बल, ध्यान में रखिएगा, अभिकेंद्रीय बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? केंद्राभिमुख बल कहते हैं। अब केंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, क्या कहिएगा? लट्टू तो सर नाचते रहेगा। अब लट्टू जो घूमेगा वो वृत्ताकार गति में घूमेगा, और अभी जस्ट मैंने आपको बताया किसी वस्तु के वृत्तीय गति में बने रहने के लिए केंद्राभिमुख बल या फिर अभिकेंद्रीय बल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ही आवश्यक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 कि एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। मेरे मित्र पूरी तरह से यांत्रिक थी, यानी कि मैकेनिकल, क्योंकि पुराने पेंडुलम में सर कोई बैटरी वगैरह का यूज नहीं किया जाता था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल अगला देखिएगा, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? मेरे मित्र रोलर कोस्टर यानी कि ये एक प्रकार का आपका झूला होता है जिसमें क्या होता है सर चक्र में घूम रहा होता है। तो हम सभी कहेंगे कि गुरुजी अब केंद्रीय बल काम करेगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में है और एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे? वक्र पथ पर गति करता है तो आप कहेंगे सर वक्र रेखीय गति, इसी को हम लोग कर्विलिनियर मोशन भी कहते हैं। अच्छा, सरल आवर्त गति की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और मेरे मित्र सरल रेखीय गति आप कहेंगे सीधी रेखा पर चलेगा। आवर्ती गति इसको हम लोग क्या कहेंगे सर पीरियोडिक मोशन, जिसमें वस्तु अपने गति को समय के एक निश्चित अंतराल में दोहराते रहती है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाला आवश्यक नियत बल को डैश कहा जाता है। और चला जी हम इसको आपको होमवर्क के रूप में देंगे। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। क्या कहोगे कि गुरुजी प्रत्येक बिंदु पर दिशा बदलती है, और अगर दिशा बदलेगी तो वेग परिवर्तित होगा। दैट्स व्हाई हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे ऑप्शन में तो कहीं दिशा की चर्चा ही नहीं की गई। इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि जब भी वृत्तीय गति की बात करेंगे तो वृत्तीय गति में वस्तु का प्रत्येक बिंदु पर दिशा बदलेगा, दैट्स व्हाई उसका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा।
साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये कंसेप्ट भी ध्यान में रख लेना कि अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में चल रही है, किसी वृत्ताकार मार्ग में चल रही है, तो उसका जो वेग भी होगा वो किसके बराबर होगा? तो ध्यान में रखिएगा, वेग भी जो है, अगर ये त्रिज्या r है तो वेग भी 2 पाई r बटा t के बराबर होगा। और मेरे मित्र अगर इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो v इंटू टी इक्वल टू 2 पाई r हो जाएगा और t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई r बटा भी। ये चीज भी ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल कि किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। मेरे मित्र आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। और आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि सर सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो जाहिर सी बात है वृत्तीय गति में आएगा, और वृत्तीय गति में आने के लिए क्या चाहिए? सर अभिकेंद्रीय बल चाहिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 कि झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होगी? झूला एक निश्चित समय अंतराल में अपने गति को दोहराता है, इसीलिए हम लोग कहेंगे सर आवर्ती गति होगी। क्या होगी? आवर्ती गति होगी। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी गति के कितने प्रकार हैं? तो चला जी याद रखिएगा, अगर हम गति के प्रकार की बात करेंगे तो पहला हमारा क्या होगा? पहला होगा हमारा रैखिक गति। पहला क्या होगा चिल्ला? रैखिक गति, इसमें वस्तु किसी सीधी रेखा पर चलेगी। दूसरा वृत्तीय गति, जिसमें वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलेगी। और तीसरा क्या होगा हमारा? तीसरा होगा आवर्ती गति, इसमें वस्तु क्या करेगी? तो सर आवर्त का मतलब होता है सर रिपीट करना, इसमें वस्तु समय के एक निश्चित अंतराल में अपने गति को दोहराएगी। और मेरे मित्र अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करेंगे दोलनी गति की, तो इसको हम लोग ऑस्किलेटरी मोशन कहेंगे। और मेरे भाई आप सभी ध्यान में रखना कि दोलनी मोशन में क्या होता है, तो वस्तु जो है या वस्तु की गति जो है वो एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे होती है। और तीसरा कौन सा होता है सर? तीसरा होता है आपका दोलनी गति के बाद सर यादृच्छिक गति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं, जिसमें वस्तु के गति का डायरेक्शन निश्चित नहीं होता है। जैसे कि मक्खी या मच्छर की गति, उसका कोई डायरेक्शन होता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, कखनी यहाँ भिन्न भिन्न आएगा, कखनी इन्हें भिन्न भिन्न आएगा। फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल की गति, आप कहेंगे सर उसका भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम लोग रैंडम मोशन कहेंगे। अच्छा मेरे मित्र, अगर हम किसी भी वस्तु के गति को उसके दिशा के सहारे निर्दिष्ट कर रहे हैं तो याद रखिएगा गति 3 प्रकार के, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, चला लास्ट है कि दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? संकेत लाइन वेव हो सकते हैं, संकेत स्क्वायर वेव हो सकते हैं, संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं, रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलक सिग्नल का उदाहरण है। मेरे मित्र यहां पे ऑस्किलेटर की बात की जा रही है, तो याद रखिएगा कि जो हमारा ऑस्किलेशन होगा उसके वजह से जो वेव प्रोड्यूस होगा वो आपका साइन वेव भी हो सकता है और साथ ही साथ स्क्वायर वेव भी हो सकता है। आप कहेंगे गुरुजी ये साइन वेव और स्क्वायर वेव बड़ा खतरनाक लग रहा है। कुछ खतरनाक नहीं है, चिल्ला देख लो यहाँ पे डायग्राम को, यहाँ पे ध्यान से देखना डायग्राम। मेरे मित्र आप सभी देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको एक मोशन तो ये इस तरह से दिख रहा है कि ये सर इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। मेरे मित्र इस वाले वेव को हम लोग क्या कहते हैं? साइन वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन वेव। अब दूसरा वेव देखो चला, वो आपका स्क्वायर तरह बनेगा, इस तरीके से, इस तरीके से बन रहा है। मेरे मित्र इसको हम लोग स्क्वायर वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर वेव कहते हैं। तो जो कह रहा है कि संकेत साइन वेव हो सकते हैं, सही है। संकेत स्क्वायर वेव हो सकते हैं, सही है। संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं, गलत है। और रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलक सिग्नल का उदाहरण है, यह भी सही है। आपको सही नहीं चूज करना है तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि संकेत जो है यानी कि सिग्नल जो है वो अर्ध स्क्वायर वेव होता है। यह बात पूरी तरीके से गलत है। और साथ ही मेरे मित्र अगर आप में से कोई भी छात्र चाहते हैं कि आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए साइंस को आप हमारे साथ जुड़ करके पूरे अच्छे से कंप्लीट करें, थ्योरी भी न्यूमेरिकल भी, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा आरआरबी जनरल साइंस फाउंडेशन लाइव बैच में। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका आरआरबी एग्जाम 2024 के लिए सभी एग्जाम एएलपीएन टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, ग्रुप डी सभी के लिए जो हमारा साइंस फाउंडेशन लाइव बैच है सर ये आपका चल रहा है। और इसकी जो टाइमिंग है एप्लीकेशन पे वो कितना बजे से है सर? 4:15 PM से आपका 5:30 PM तक की इसकी क्लासेस चलती है। ध्यान दीजिएगा इसमें आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। सभी क्लासेस थ्योरी और न्यूमेरिकल प्रोवाइड किए जाएंगे, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के थ्योरी और न्यूमेरिकल तो होगा ही, साथ में आपका पीवाईक्यू एवरी चैप्टर का दिया जाएगा और साथ ही आपका 20 टेस्ट भी इसमें फ्री रहेगा।
मेरे मित्र, अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो इसमें जुड़ सकते हैं। आपका मन है कि गुरुजी हमें रिकॉर्डेड ही पूरा मिल जाता तो हम बेहतर तरीके से कर पाते, तो मेरे मित्र आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ साइंस और बेसिक साइंस ईडी कॉम्बो बैच, जो सिर्फ और सिर्फ आपके एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए है। और इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बेसिक साइंस एंड ईडी पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। याद रखिएगा, इस बैच में हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, बेसिक साइंस और बायोलॉजी चल रहा है। जैसे ही आप एडमिशन लेंगे, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा लेक्चर आपके पास होगा। इसकी वैलिडिटी सर 2 साल की होगी। ये पूरा क्लास आपका रिकॉर्डेड होगा। आप चाह रहे हैं कि गुरुजी हमको सिर्फ और सिर्फ मेरिट बनाने के लिए पढ़ना है, तो मेरे मित्र आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग बैच में। ये बैच भी हमारा क्या है, रिकॉर्डेड है। ध्यान में रखिएगा, सभी बैचेस द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेंगे, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।